नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रख्यात पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन। प्रधानमंत्री मोदी ने निधन पर जताया शोक। कहा, पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी आशा भोसले के गीत। कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में होगा अंतिम संस्कार। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर। अपने चुनावी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी में विशाल विजय संकल्प सभा को किया संबोधित। कहा, टीएमसी ने मां, माटी और मानुष से किया विश्वासघात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जल्द क्रियान्वयन को लेकर लिखा पत्र। लोकसभा और राज्यसभा में सभी दलों के नेताओं को पत्र लिखकर मांगा समर्थन। 16 अप्रैल से संसद में होनी है विशेष चर्चा। बिहार में नया मुख्यमंत्री चुनने की कवायद तेज। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बताया, 13 अप्रैल के बाद शुरू होगा नई सरकार गठन की प्रक्रिया। बिहार बीजेपी विधायक दल के चुनाव के लिए नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को नियुक्त किया गया पर्यवेक्षक। और बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने जीता रजत पदक। फाइनल तक के सफर में आयुष ने कई दिग्गजों को दी थी मात। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। और सबसे पहले इस समय का ब्रेकिंग न्यूज। और ब्रेकिंग न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबर से ब्रेकिंग न्यूज। हॉर्मुज पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है, नाकेबंदी की चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी की चेतावनी दी। और अमेरिका ईरान बातचीत बेनतीजा रही है तो तनाव इससे फिर से चरम पर पहुंच गया है। और इन सब हालात में तेल सप्लाई पर बड़ा खतरा आ गया है और 20% ग्लोबल ऑयल दांव पर है। अमेरिकी नौसेना को आदेश दिया गया है राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा कि हॉर्मुज पर तुरंत नाकेबंदी की तैयारी करे अमेरिकी सेना। अमेरिका की सेना वहां पर मौजूद भी है और नाकेबंदी का आदेश दे दिया गया है। ईरान पर यह दबाव की रणनीति है और ट्रंप ने यह भी कहा है कि कड़ी कार्रवाई संभव है ईरान के खिलाफ। तो यह बड़ा ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज पर किया है। नाकेबंदी की चेतावनी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है क्योंकि बातचीत बेनतीजा रही। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसकी नाकेबंदी की धमकी दी है। वो भी उस वक्त जब दोनों देशों के बीच सीज फायर के लिए बातचीत जो है वो बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। पाकिस्तान में यह बातचीत चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को निर्देश दिए हैं कि उन जहाजों को रोक दिया जाए जो ईरान को टोल दे रहे हैं। दुनिया की करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है, हॉर्मुज स्ट्रेट से। ऐसे में इस बयान के बाद वैश्विक बाजार और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस तनाव के दौरान, इस टकराहट के दौरान कोई भी जहाज वहां से ना निकल पाए। इसलिए 20% जो ग्लोबल ऑयल है, ग्लोबल तेल की जो सप्लाई है, उस पर असर पड़ सकता है। और इसका असर सभी जगह पर दिखाई पड़ सकता है जहां भी उस रास्ते से होकर तेल की सप्लाई होती है। तो नाकेबंदी का मतलब यह हुआ कि फिलहाल वहां से कोई जहाज गुजरना मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसा किया गया तो। अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता जो इस पर पैनी नजर रख रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अखिलेश जी, ये तो लग रहा था कि जब बातचीत बेनतीजा रहेगी तो इस तरह का कुछ ना कुछ अमेरिका दबाव बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिए हैं इससे ये फिर से एक बार खतरा हो गया है कि वहां से कोई जहाज फिलहाल नहीं गुजर पाएगा अगर इस तरह की नाकेबंदी कर दी गई अमेरिका के द्वारा भी। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे कल जब ईरान और अमेरिका के बीच में सीधी बातचीत हो रही थी, उसी समय अमेरिका के 2 जहाज जलडमरूमध्य की तरफ बढ़े थे। ईरान ने हालांकि उस पर आपत्ति व्यक्त की थी, लेकिन फिर भी अमेरिका माना नहीं। अब जब वार्ता विफल हो गई है ईरान और अमेरिका के बीच में, ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह जो ऐलान है, यह बहुत ही बड़ा ऐलान है। और कह सकते हैं कि इस बात की आशंका हमें भी बहुत लग रही थी, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने सभी जहाजों को रोक दिया था, उसके बाद
फिर एक एक करके जहाज आने लगे थे ईरान की अनुमति से, और ईरान ने फिर दावा किया कि यह जो पूरा इलाका है, यह पूरा इलाका उनकी अनुमति से ही चलेगा। एक तरीके से उन्होंने जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स था, वो पूरी दुनिया की जो संपत्ति थी इंटरनेशनल वाटर, उस पर ईरान ने अपना दावा ठोक दिया था। और कोई टकराहट मोल न लेने की वजह से कई देश जो है वो ईरान से कोऑर्डिनेट करके अपने जहाजों को निकाल रहे थे। भारत भी अपने जहाज को निकाल रहा था वहां से। हमारे भी एलपीजी और तेल के कई जहाज वहां से निकले हैं ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन करने के बाद। तो ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये घोषणा की है, इसका सीधा मतलब ये है कि कल जो ईरान और अमेरिका के बीच में वार्ता हुई, उस वार्ता में यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल में लिखा भी है कि न्यूक्लियर मसले पे पूरा स्टेलमेट तैयार हुआ है, क्योंकि ईरान अधिकांश मुद्दों पे सहमति बन गई थी, लेकिन न्यूक्लियर मसले पे ईरान किसी भी तरीके का समझौता करने को तैयार नहीं था। और उसने यह भी कहा था कि जल मरुमध्य को नहीं खोलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो है डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है, और उन्होंने यह भी कहा है कि इस ब्लॉकेड में, वो जो ब्लॉकेड करने की उन्होंने घोषणा की है, कि अभी तुरंत उस ब्लॉकेड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और कुछ ही समय बाद, मतलब शॉर्टली उन्होंने वर्ड यूज किया है, इसका मतलब कुछ एक दिन भी हो सकता है कि शॉर्टली ही उसका पूरा ब्लॉकेड शुरू कर दिया जाएगा प्रभावित रूप से। इसका मतलब ये होता है कि देखिए, गल्फ ऑफ ओमान जो है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जब आप निकलते हैं अरब सागर की तरफ, तो वो पूरा इलाका गल्फ ऑफ ओमान कहा जाता है। पर्शियन गल्फ से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलते हैं, उसके बाद गल्फ ऑफ ओमान मिलता है, और गल्फ ऑफ ओमान के बाद पूरा आपका हमारा अरब सागर मिलता है। तो इसका मतलब वो गल्फ और ऑफ ओमान को पूरा ब्लॉक करेगा अमेरिका। और गल्फ ऑफ ओमान को ब्लॉक करने का मतलब है कि अरब सागर की तरफ से कोई जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ नहीं जाएगा। मतलब कोई खाली जहाज नहीं जा पाएगा, कोई लॉजिस्टिकल जहाज नहीं जा पाएगा, कोई कंटेनर जहाज नहीं जा पाएगा, मतलब पूरा का पूरा बंद। और उधर से भी कोई जहाज नहीं आ पाएगा। तो मतलब अगर ईरान टोल लेकर, ईरान कोई फीस लेकर भी अगर किसी जहाज को इधर आने के लिए कोऑर्डिनेशन करता है, अनुमति देता है, तो उसमें वह सफल नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद आगे अमेरिका का ब्लॉकेड रहेगा। तो निश्चित तौर पे ये दुनिया जो है, दुनिया को एक बड़े संकट में डालने की बात है। क्योंकि देखिए, ये जो ईरान और अमेरिका के बीच में लड़ाई है, ईरान और अमेरिका जो जिस तरीके से बातें कर रहा था, उसमें दुनिया के किसी भी देश का कोई हाथ नहीं था। टकराव उनके बीच था, शर्तें उनकी थी, और इसमें पूरा विश्व जो है वो विश्व फंस रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया है कि ईरान के पास अब जो भी बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। अखिलेश जी, जब इस तरह की नाकेबंदी होगी तो तेल तो है ही, लेकिन जाहिर सी बात है कि उस रास्ते से जितनी भी चीजों का आवागमन होता था, व्यापार होता था, आयात निर्यात होता था, ईरान खुद अपने तेल बेचता था, या फिर और जो खाड़ी देशों में आयात निर्यात के सामान जाते थे, वो सब ठप हो जाएगा इस तरह की नाकेबंदी के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें वो ठप होगी, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि न कोई जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जा पाएगा, कोई जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आ पाएगा। मतलब ये सिर्फ तेल और गैस के जहाजों की बात नहीं है, ये सारे जहाजों की बात है। और सारे जहाजों की बात है का मतलब ये है कि दुनिया के किसी भी देश के जहाज, उसमें कोई एक्सेप्शन उन्होंने नहीं छोड़ा है। जैसे ईरान ने कहा था कि मित्र देशों के जहाज को हम आने जाने देंगे कोऑर्डिनेशन के साथ, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि कोई भी जहाज नहीं जा पाएगा और ना आ पाएगा। और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अगर कोई जहाज कोई टोल टैक्स देता पाया गया, मतलब अमेरिका को कोई, ईरान को कोई रेंट देकर निकलने की कोशिश करेगा, तो उसे भी वो जो है इंटरनेशनल वाटर में उसे भी रोकेंगे, और उसे भी खतरा हो सकता है। तो निश्चित तौर पे उन्होंने कहा है कि कोई सेफ पैसेज किसी भी जहाज के लिए नहीं होगा। अब ईरान पे निश्चित तौर पे एक दबाव बना है, और अगर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रोकता है तो फिर अमेरिका उसके बाहर रोकेगा। जी, जिस तरह से कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा बयान दिया है, इतना बड़ा निर्देश दिया है अमेरिकी सेना को, नाकेबंदी का निर्देश दिया है, इसके बाद से ईरान की तरफ से अभी तक इसके बाद कोई प्रतिक्रिया दिखाई पड़ी है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद, कि ईरान अब आगे क्या करेगा? क्या बातचीत के टेबल पर आएगा, या फिर टकराहट का रास्ता और आगे ईरान बढ़ाने वाला है? हाँ, देखिए, अभी तुरंत ही डोनाल्ड ट्रंप का एक ये ट्रूथ सोशल आया है। ट्रूथ सोशल से ही उन्होंने ऐलान किया है। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने सारे ऐलान जो है वो अपने सोशल मीडिया की तरफ से करते हैं, और उसके बाद जरूरत पड़ी तो वो मीडिया से संबोधित होते हैं। तो यही उनकी बात मानी जाती है कि यही उनका ऐलान है। ऐलान के अभी ज्यादा समय नहीं बीते हैं, बस मुश्किल से 15 मिनट हुए हैं। तो अब ईरान के किसी बयान की हम अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ये वार्ता विफल हुई। वार्ता विफल होने के काफी देर बाद ईरान की तरफ से बयान आया,
कि अमेरिका अनुचित मांगे कर रहा था। और इसके बाद उन्होंने भी एक तरीके से कहा कि ये वार्ता विफल हो गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप का भी एक आ गया कि वार्ता विफल हो गई है और ये सिर्फ न्यूक्लियर कारण से ये वार्ता विफल हुई है। और इसके बाद अगला कदम उन्होंने घोषणा की है। अब देखना है कि ईरान के पास क्या पत्ते हैं। बिल्कुल, अब ईरान का बयान जाहिर सी बात है कि कुछ देर में आ सकता है, कुछ देर लगेगी, लेकिन जिस तरह से हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ रहे हैं अखिलेश जी, ऐसे में तो मध्यस्थों पर भी सवाल उठेगा कि आपने क्या मध्यस्थता की और क्या आपने बातचीत कराई। जो बातचीत होने और जिसे कहते हैं ना मध्यस्थ होने का दम भरते थे, वो स्थिति संभालने के बजाय अगर स्थिति और बिगड़ने की तरफ जा रही है तो सवाल तो मध्यस्थता करने वालों पर और पूरी मध्यस्थता की प्रक्रिया पर भी सवाल उठेंगे कि कैसी मध्यस्थता रही है जिसमें कि सवाल और ये मामला और बिगड़ता चला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मध्यस्थ जो थे, मध्यस्थ जो पाकिस्तान इस्लामाबाद वार्ता करके उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, स्टेज सजाया था और यहाँ तक कि वहां पे तबले और सारंगियां भी बजाई जा रही थी। तो आप सोच सकते हैं ये युद्ध के बीच में गंभीर बातचीत होनी है। ईरान और अमेरिका के बीच में वो युद्धरत है। कितने लोगों के घर तबाह हुए हैं, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बादी हुई है। और वैसे में आप तबला बजवा रहे हैं और आप सारंगी बजवा रहे हैं वहां पे और इस्लामाबाद का बैनर लगा रहे हैं और उसके बाद बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान एक बड़ी पहल ली, पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के लिए काम कर रहा है। और देखिए उनके जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उन्होंने वार्ता की घोषणा है, उन्होंने अपनी तरफ से एक ऐलान कर दिया। इस वार्ता में इजराइल और लेबनान की बात भी शामिल है। इजराइल का ही वार्ता के टेबल पे है नहीं, इजराइल इस बातचीत में शामिल नहीं और इजराइल के बारे में घोषणा करने का कोई मतलब नहीं था। मतलब बड़बोलापन जो कहते हैं जिसे, कि पाकिस्तान ने अपने बड़बोलापन पिटवाली तबले सारंगी बजा करके मध्यस्थता नहीं होती। वो जैसे जिस तरह से इस्लामाबाद में दुकान सजा के एक तरह से बैठ गए थे, जाहिर सी बात है कि उसमें गंभीरता थी नहीं, इसीलिए शायद स्थिति बिगड़ रही है। बहरहाल जो ट्रंप ने कहा उस पर ईरान की प्रतिक्रिया जो होगी उसका हम लोग इंतजार करेंगे कि ईरान क्या कहता है, क्या बातचीत संभलती है बिगड़ती है। आपसे आगे प्रतिक्रिया लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी जुड़ने के लिए और विश्लेषण के लिए। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़े थे। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आपको खबर दिखाएंगे चुनावी राज्यों से। खुशियों दी कुंडी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे नचते ने सारे बाजी। बैसाखी दी बधाइयां, अच के जश्न मनावांगे। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा आयुष्मान। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर समाचारों का बुलेटिन और अब जो खबरें देखेंगे वो चुनावी राज्यों से। तो बात हम जनादेश की कर रहे हैं और जनादेश में अभी पश्चिम बंगाल में प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक रैली को संबोधित किया। कावाखाली में विशाल परिवर्तन संकल्प रैली में पीएम मोदी ने दार्जिलिंग हिल्स और जलपाईगुड़ी जिलों के
13 भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में जनता से वोट मांगे। पीएम मोदी की रैली का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में भाजपा के समर्थन को मजबूत करना है, जहां पार्टी अपनी पैठ गहरी करने और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को कड़ी चुनौती दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी का फॉर्मूला होगा सबका साथ, सबका विकास और टीएमसी के लूटे हुए का पूरा पूरा हिसाब। बीजेपी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, लेकिन बंगाल में बीजेपी का फॉर्मूला होगा सबका साथ, सबका विकास और टीएमसी के लूटेरों का पूरा पूरा हिसाब। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, ठीक उसी तरह से राज्य में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने आज पश्चिम बंगाल के दक्षिणी कंठी में रैली को संबोधित करते हुए टीएमसी पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने पश्चिम बंगाल के खस्ता हाल हो चुकी अर्थव्यवस्था को लेकर कहा कि पहले कांग्रेस, फिर वामदल और अब टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को लूट खसोट और अराजकता की धरती बना दिया है। तो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था। भारत की इकोनॉमी में जिस बंगाल का योगदान 1/3 से अधिक था, आज उस बंगाल में पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथियों ने और 15 वर्षों में टीएमसी की सरकार ने उस बंगाल को नोच डाला है, कंगाल बना करके रख दिया है। और पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, राजनीतिक मुकाबला और भी तीखा होता जा रहा है। एसआईआर में नाम हटाने को लेकर एक बार फिर ममता बनर्जी ने विवादास्पद टिप्पणी की। खंडघोष में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अदालत में लंबित मामलों में जानबूझकर देरी की जा रही है, जिससे कि ये लोग मतदान ना कर सकें। 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में 27,16,393 लोगों के नाम शामिल करने से जुड़े आवेदनों पर सुनवाई होनी है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पूरे आवेदन निपटान प्रक्रिया कलकत्ता हाईकोर्ट की निगरानी में किया जा रहा है। ऐसे में जानबूझकर देरी से मुख्यमंत्री का क्या आशय है, इसी पर अब सवाल उठ रहे हैं। এরা সব চেষ্টা করবে যে সিপিএম করতে, এখন তো সে বিজেপি করে না, তারা তো এইভাবে ভোট আটকাতো। এক তো 90 লক্ষ লোকের নাম বাদ দিয়েছে, তার মধ্যে 32 লক্ষ লোকের নাম আমি সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে কেস করে উঠিয়েছি। বাদবাকিরাও অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়ে আছে, কিন্তু ইচ্ছা করে চেপে যাওয়া হচ্ছে। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।